हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 113। इससे पिछला वाला पार्ट था 112। तो ध्यान रखें दोस्तों, हमारा आज का विषय है कारक। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना नया विषय कारक। ध्यान दें दोस्तों, कारक किसे कहते हैं तो ध्यान से सुने। क्रिया के साथ, गौर से समझें, क्रिया। ठीक है, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, ठीक, उसे कारक कहते हैं। ठीक, तो क्रिया के साथ किसका संबंध होता है? कारक का। ठीक है, इतनी बात आप समझें। क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया यानी कि जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, घूमना, फिरना, सोना, खाना, पीना, बैठना, उठना, ये सारी क्या हैं? क्रियाएं हैं। ठीक है, इनके साथ जिसका संबंध होता है, ठीक, उसे हम कारक कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। विभक्ति के रूप में, ठीक है, अगर हम विभक्ति के रूपों की बात करें तो विभक्ति के रूप होंगे कितने? 2। ध्यान रखें, कितने? 2 रूप। ठीक है, कौन कौन से? एक होगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, एक है संश्लिष्ट और एक है विश्लिष्ट। तो पूछा जा सकता है कि विभक्ति के कितने रूप होते हैं? आप बताएंगे 2 रूप, एक संश्लिष्ट और दूसरा विशिष्ट या अश्लिष्ट। एक शब्द ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अश्लिष्ट। ठीक है, अश्लिष्ट या फिर विशिष्ट, ये 2 बातें ध्यान रखें। अब इसके अंतर्गत जो संश्लिष्ट है, ठीक है, ये किसके साथ आते हैं? तो संश्लिष्ट यानी कि सर्वनाम के साथ, ठीक है, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को, ठीक, संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। कैसी? संश्लिष्ट विभक्ति। वहीं अगर बात करें संज्ञा के साथ, तो संज्ञा के साथ यहाँ ऊपर देख लें ध्यान से, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को अश्लिष्ट या फिर विशिष्ट विभक्ति कहते हैं। इतनी बात याद रखें। प्रश्न बन सकता है कि विभक्ति के रूप कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक संश्लिष्ट, एक अश्लिष्ट या विशिष्ट। ठीक है, ध्यान रखें, संश्लिष्ट सर्वनाम के साथ, ठीक, और अश्लिष्ट संज्ञा के साथ। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत में, ध्यान से सुने, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में कारक की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, संस्कृत में कारक की संख्या 6 है। कितनी? 6। ध्यान रखेंगे। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण, ध्यान से सुनना, किशोरी दास वाजपेयी जी, ये नाम याद जरूर रखें, किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी, इनके अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? ठीक है, कारकों की संख्या कितनी है? तो किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार भी हिंदी में कारकों की संख्या 6 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य रूप से हिंदी में कारकों की, हिंदी में, ठीक है, शब्दों पर ध्यान दें, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 6। ठीक है, 6 कारक हैं। तो ये हमने पढ़ा कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 6 कारक होते हैं, और अगर सामान्य रूप से बात करें तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने? 8 कारक। इसको सही कर लें, 8 होते हैं, ना कि 6। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखें। प्रश्न 3 तरह से आपके सामने आ सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि बात किसकी की जा रही है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों विभक्तियों की, ठीक है, इससे पहले जो हमने बात की थी विभक्ति के रूप थे वो, अब हम बात करें विभक्तियों की, तो विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में
विभक्तियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 7 है। कितनी? 7 है। ठीक। और कारकों की संख्या कितनी है? हिंदी में सामान्य तौर पर तो 8 कारक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कारक के संबंध में अपने प्रश्न। ध्यान दें, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ध्यान से सुने, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 6 कारक हैं। किसके अनुसार? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार। ठीक है, हिंदी में 6 कारक हैं। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली, एक पुस्तक है किशोरीदास वाजपेयी जी की, किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली वॉल्यूम 1, ठीक है, यानी कि इनकी किताब है। ध्यान रखें, किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली नाम से, जिसमें इन्होंने हिंदी में विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम मानी है। कितनी? यानी कि हिंदी की में विभक्तियों की संख्या कितनी मानी है? 6 मानी है। कौन कौन सी? ध्यान दें, एक ने विभक्ति, एक को, फिर से, फिर का, ठीक है, का में के की ये भी आ जाएंगी। ठीक, फिर है में और फिर है पर। तो ध्यान रखें, ने, को, से, का यानी के की, ठीक है, और में और पर, ये सभी क्या हैं? 6 विभक्तियां हैं जो किशोरीदास वाजपेयी जी ने मानी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। विभक्तियों से कारक आदि का, ध्यान से सुनते जाना, विभक्तियों से कारक आदि का बोध होता है। यानी कि हमें कारक का पता किससे चलता है? तो दोस्तों विभक्तियों से हम कारक का पता लगाते हैं। ठीक, ध्यान रखें, यदि ये विभक्तियां ना हो, ध्यान से सुनते जाएं, अगर विभक्तियां ना हो तो संज्ञा मात्र से कुछ काम ना चलेगा। ठीक है, यानी कि केवल संज्ञा या सर्वनाम से काम नहीं चलेगा, विभक्तियों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम कारक को जानना चाहते हैं तो। ठीक है, ध्यान से सुने, कारक का लक्षण बहुत ही स्पष्ट है। कारक का लक्षण बहुत ही स्पष्ट होता है क्रिया के साथ। ध्यान से सुने, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है, ठीक, उसे हम कारक कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार, यानी कि ये जो लक्षण दिया है किसने? किशोरीदास वाजपेयी जी ने। ठीक, इनके अनुसार कारक कितने हैं? तो दोस्तों कारक 6 हैं। ठीक, जिन्हें हम क्या कहेंगे? कर्ता। ठीक है, कर्ता ने, ऊपर देखें, ने जो है इसको कर्ता के साथ जोड़ें, कर्म को के साथ जोड़ें। ठीक है, फिर करण, करण का संबंध किससे है? से। फिर संप्रदान, ठीक है, संप्रदान, ध्यान से सुने, ठीक है, का यानी के की। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, ध्यान दें, कारक कितने हैं हमारे? 6 कारक हैं। ठीक है, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान तथा अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक आप ध्यान रखेंगे किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार। ठीक है, हिंदी व्याकरणकारों ने, ध्यान से सुने, हिंदी व्याकरणकारों ने 8 कारक लिखे हैं। कितने? 8 कारक। ठीक है, संस्कृत के अनुसार 6 हैं। ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार 6 हैं। ठीक है, और हिंदी में, हिंदी व्याकरणकारों के अनुसार 8 कारक हैं। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद ध्यान से सुने, और जो हमारे हिंदी व्याकरणकार हैं इनके अनुसार संबंध और संबोधन, ध्यान से सुनेंगे, हिंदी व्याकरणकारों के अनुसार, ठीक है,
संबंध तथा संबोधन को भी उन्होंने कारक ही समझ लिया है। ठीक, संबंध और संबोधन को भी, जबकि संस्कृत आचार्यों ने संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना है। ठीक, आप लक्षण पर उतारकर अगर इन्हें देखें, ठीक है, अगर हम इन्हें लक्षण पर प्रयोग करके देखें तो संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है। ठीक है, लक्षण पर प्रयोग करने पर संबंध और संबोधन कारक नहीं है, उनका क्रिया से कोई संबंध नहीं है, उनका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये है प्रश्न की व्याख्या। तो किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार कितने कारक हैं? 6 कारक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं? तो अब बात आ गई कारक के भेदों की। ठीक है, वहां हमने पढ़ा था विभक्ति के रूप, तो 2 रूप होते हैं विभक्ति के। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कारक के भेद की, तो ऑप्शन डी, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। वाक्य में ध्यान से सुनना, वाक्य की बात हो रही है, पूरे एक वाक्य की। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, ध्यान से सुनना, ये शब्द जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी कि कारक को, ठीक है, सिद्ध करने के लिए क्रिया फिर से सुने, कारक किसे कहते हैं? यानी कि क्रिया की सिद्धि जिन शब्दों के माध्यम से होती है, ठीक है, यानी जिन विभक्ति रूपों के माध्यम से होती है, ठीक है, वह क्या हो जाते हैं? कारक हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, यानी कि क्रिया और विभक्ति का संबंध होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कौन कौन से? ध्यान से सुने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है, आदि। तो ध्यान दें, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। जबकि संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में 6 कारक माने गए हैं। कौन से? 6 कारक माने गए हैं, जिसमें से षष्ठी और संबोधन की गणना नहीं होती। षष्ठी विभक्ति की और संबोधन की गणना हम नहीं करते। षष्ठी मीन्स संबंध कारक की, ठीक है, संबंध कारक की और संबोधन की, ठीक है, इन दोनों की गणना हम नहीं करते संस्कृत में, जबकि हिंदी में हम इनकी गणना करते हैं। इसके अनुसार हमारे हिंदी में कितने कारक हैं? 8 हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ऑप्शन डी, को। ठीक है, को क्या है? कर्म कारक को के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। और ने किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है ने। ठीक है, और के लिए, ठीक है, के लिए किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों संप्रदान के साथ। किसके? संप्रदान, ध्यान रखें, संप्रदान। ठीक है, और अगर बात करें से की, तो से यानी कि अधिकरण, ठीक है, से यानी कि करण, ठीक है, करण, ध्यान दें, अधिकरण नहीं करण, ठीक है, अधिकरण होता है में पर, ठीक है, ये होते हैं अधिकरण में, तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन क्या है इसका सही? ऑप्शन है डी, को क्या है? कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है,
ध्यान से सुनना, किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाक्य में सबसे ज्यादा जो हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वह है कर्म कारक। ठीक है, अब आचार्य पाणिनि के अनुसार, ध्यान से सुने, पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है। किस प्रकार? ध्यान से सुने, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर, ठीक है, पुरुष ये वो पुरुष नहीं है जो समाज में घूमता फिरता है। ठीक है, यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सब। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सारे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखें, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। संस्कृत में, ध्यान से सुने, अब बात हो रही है संस्कृत की, तो यहाँ कंपैरिजन चल रहा है। किसका? हिंदी में कारक का और संस्कृत में के कारक का। ठीक है, कंपेयर करते हुए बात आपके सामने रखी जा रही है। तो ध्यान रखें, संस्कृत में संबोधन साहित्य 8 विभक्तियां कारक होती हैं। ठीक है, साहित्य नहीं है, सहित है। संस्कृत में संबोधन सहित, अगर हम संबोधन को भी मिला लें तो संस्कृत में 8 विभक्ति यानी कि कारक होते हैं। ठीक है, उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। ध्यान से सुने, षष्ठी को हमने षष्ठी विभक्ति यानी इसे हमने कारक नहीं माना है, और संबोधन प्रथमा का ही भेद है। किसका? संबोधन जो है वो प्रथमा विभक्ति का ही भेद माना गया है, इसीलिए संबंध को और संबोधन को, ठीक है, संस्कृत आचार्यों ने कारक चिन्हों में शामिल नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ विभक्ति, कारक और चिन्ह। गौर करेंगे दोस्तों विभक्ति, कारक और चिन्हों पर। तो हमारी विभक्ति कितनी है? तो टोटल 7 विभक्ति हैं, अगर आप देखें स्क्रीन पर तो, सॉरी 8, कितनी? 8 विभक्ति हैं। ठीक है, ध्यान रखें, अगर हम संबोधन को मिला लें संस्कृत में तो 8 विभक्ति हो गई। ठीक है, संबोधन को हटा दें और षष्ठी को हटा दें तो कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, ध्यान रखें, लेकिन हिंदी आचार्यों ने षष्ठी को भी मिलाया है और संबोधन को भी मिलाया है। तो हमारे हिंदी में विभक्ति कितनी हो गई? 8 हो गई। कारक कितने हो गए? ध्यान से देखें, हिंदी में हमारे कितने हो गए कारक? तो ध्यान दे दोस्तों, 8 हो गए। कर्ता, कर्म, ठीक है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इनके चिन्ह देखें दोस्तों, गौर करें, कर्ता के साथ हमेशा लगता है ने। ठीक है, कर्ता कौन? जैसे कोई भी संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, और ये क्या होगा? नाम होगा किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान आदि का। ठीक, तो ध्यान दें, कर्ता ने, जैसे राम ने, ऐसे ही कर्म को, ठीक है, कर्म को, ऐसे ही करण से, के द्वारा, इसको याद करना है तो आपको ऐसे ही बोलना होगा साथ साथ में। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, यानी कि अपादान से, ये से कब इस्तेमाल करेंगे? जब किसी से अलग होने की स्थिति में बात की जाएगी। ठीक है, किसी से, जैसे पेड़ से फल गिरा, यानी कि पेड़ से फल गिरा से क्या अभिप्राय है कि पेड़ पर पहले फल लगा हुआ था और वहां से बिल्कुल अलग हो गया, संबंध खत्म हो गया उससे। ठीक है, कहाँ आ गया? जमीन पर। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपादान यानी से अलग होने की स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद है दोस्तों अधिकरण। अधिकरण कहाँ होगा? जहां कहीं भी वाक्य में आप में का इस्तेमाल करें या फिर पर का इस्तेमाल करें तो वहां पर अधिकरण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों संबोधन। क्या? संबोधन। ठीक है, जिसमें अगर वाक्य में ऐसे शब्द आए, हे, आए, भो, हो, अरे,
अगर हम इन शब्दों से वाक्यों की शुरुआत करते हैं तो वहां पर कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। ठीक है, विभक्ति कौन सी है? संबोधन, यानी कि प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संबोधन यानी कि प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, क्योंकि इसी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखें, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक, तृतीय में करण कारक, चतुर्थी में संप्रदान कारक और पंचमी में आपादान कारक। फिर है षष्ठी विभक्ति जिसमें संबंध कारक। फिर है सप्तमी विभक्ति अधिकरण और संबोधन यानी कि प्रथमा विभक्ति के अनुसार संबोधन कारक। तो ये विभक्ति कारक और चिन्ह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। मुझे लगता है कि आप बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? तो कर्म कारक की विभक्ति है ऑप्शन सी, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को। ठीक है, को विभक्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, दशरथ के पुत्र कौन? श्री राम। श्री राम ने रावण को मारा। क्या वाक्य है? दशरथ के पुत्र, इसमें देखो विभक्तियां कहाँ हैं? ये के विभक्ति हो गई, राम के साथ क्या लग रहा है? ने विभक्ति हो गई, रावण के साथ क्या लग रहा है? को, क्या हो गई? विभक्ति हो गई। तो दोस्तों ये विभक्तियां हैं, यानी वे शब्द हैं जो क्रिया के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और कारक बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है वाक्य, एक बार फिर से सुनेंगे। वाक्य है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? यानी कि कौन सा पद है, ठीक है, जो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, राम। ठीक है, राम क्या है? ये ऐसा पद कारक, ये ऐसा है, शब्द है, ठीक है, पद है जो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, करता है कौन? आप। ठीक है, मान लीजिए आप जिस साधन या माध्यम से कोई कार्य करते हैं, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। कभी कभी से या फिर के द्वारा, ध्यान से सुनना, कभी कभी से या के द्वारा विभक्तियों के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, इन विभक्तियों के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ देखें, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कारक बनने का सबसे कम गुण पद राम है। ठीक है, क्योंकि दशरथ के पुत्र कौन है? राम ही हैं। दशरथ के पुत्र कौन है? राम ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक बार दशरथ के पुत्र, ठीक है, जैसे एक बार दशरथ के पुत्र के रूप में और दूसरा राम के रूप में। ठीक है, यानी दशरथ का पुत्र कहने से ही हमें पता चल जाता है कि ये राम की बात कर रहे हैं। तो एक ये हो गई संज्ञा, ठीक, दूसरा राम नाम खुद लिया गया है, ठीक, तो दूसरी संज्ञा ये हो गई। अतः दशरथ के पुत्र पद के प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि राम क्या है? राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी, राम शब्द की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसीलिए यह कैसा है? कम प्रभावशाली है, क्योंकि हमने जब दशरथ के पुत्र, ये पुत्र शब्द इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ जरूरत ही नहीं थी कि हम राम शब्द का इस्तेमाल करें। हम इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते थे कि दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा। ठीक है,
तो ये अंतर आप समझ करके चलें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक बात और, पद से अभिप्राय क्या है, यानी जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो, ठीक है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो तो वह शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, उसने उसे, यहां एक गौर से सुने वाक्य है, क्या, उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया। देखो एक बात अगर ध्यान दे रहे हो तो उसने, यहां पता नहीं है किसने, उसे ये भी नहीं पता कि किसे, ठीक, छल से पराजित किया, ठीक है। इस पंक्ति में छल से में कौन सा कारक है, तो छल से लगा है ना, कारक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी करण, ठीक है, करण से, ये था ना, तो करण कारक है इसमें, ठीक, ध्यान रखेंगे। देखें प्रश्न की व्याख्या क्या है, गौर करें। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है, ठीक है। जिसकी सहायता से, ये सहायता शब्द याद रखें, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। प्रयुक्त वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, ठीक है, छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ क्या है, करण कारक है, करण कारक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, करण कारक। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, करण कारक नीचे दिए हुए वाक्य में से किस वाक्य में है, तो ध्यान दें ऑप्शन बी वह कलम से लिखता है, तो ये जो से लगा है ना, ठीक है, ये क्या है, करण कारक है, ठीक, वह कलम से, तो कलम से लिखता है, कार्य क्या कर रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है, क्रिया क्या है, लिखना, ठीक है, और सहायता किसकी ली जा रही है, तो कलम की सहायता से, ठीक है, तो ये सहायक के रूप में भी काम करता है, करण कारक, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। विकल्प बी में करण कारक है, कौन सा कारक, करण कारक है जिस वाक्य में क्रिया के संबंध का बोध होता है, ठीक है, क्रिया के संबंध का बोध होता है, इसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, करण कारक। इसकी विभक्ति क्या है, से है, इसकी विभक्ति से है। प्रस्तुत वाक्य में, यानी प्रस्तुत वाक्य में लिखने का कार्य किसकी सहायता से हो रहा है, तो कलम की सहायता से, यानी कलम से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, करण कारक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, करण कारक। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।